बात करते हैं बिहार में जारी ताबड़तोड़ प्रचार की। दूसरे दौर के लिए दोनों खेमों के दिग्गज लगातार हुंकार भर रहे हैं। एक दूसरे पर जुबानी हमलों का सिलसिला जारी है। आज फिर 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार अपने चरम पर रहेगा। प्रचार के आखिरी 24 घंटे बचे हैं। ऐसे में बिहार में सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। एनडीए की तरफ से पीएम मोदी, अमित शाह से लेकर राजनाथ, योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाल रखा है। वहीं महागठबंधन खेमे से तेजस्वी यादव एक दिन में 15 से ज्यादा रैलियां कर रहे हैं। आज भी उनकी 18 जनसभा होनी है। प्रियंका गांधी भी आज बिहार में हुंकार भरेंगी और महागठबंधन के लिए अखिलेश यादव भी प्रचार के मैदान में नजर आएंगे। तो दोनों खेमों की ओर से आज जोरदार प्रचार देखने को मिलने वाला है। दूसरे चरण के लिए जबरदस्त तरीके से प्रचार अभियान जारी है। पहले चरण में बंपर वोटिंग हुई है और ऐसे में नेताओं के हौसले बुलंद है तो होश भी उड़े हुए हैं और ऐसे में सभी नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है। सीएम नीतीश कुमार हैं तो वहीं विपक्षी खेमे की ओर से तेजस्वी यादव और तमाम नेता उतरे हुए हैं मैदान में। बिहार में विरोधियों पर जमकर गरजे हैं असदुद्दीन ओवैसी। एबीपी न्यूज से बातचीत में विरोधियों पर ओवैसी ने प्रहार किया और सीमांचल के लिए नीतीश ने विकास कार्य नहीं किए, ये आरोप लगाया। नीतीश राज में अभी जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है, ओवैसी ने दावा किया। और बीजेपी जो घुसपैठिए का मुद्दा उठा रही है उस पर ओवैसी ने पलटवार किया और कहा कि सरकार आपकी है तो फिर घुसपैठिए कौन रोकेगा। लालू, राहुल और तेजस्वी पर भी ओवैसी ने निशाना साधा है। तो असदुद्दीन ओवैसी जो कि पिछले बिहार चुनाव में सीमांचल के इलाकों में सीटें हासिल करने में कामयाब रहे थे, एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं और उन्होंने आरोप लगाया है दोनों ही पक्षों पर, एनडीए और महागठबंधन दोनों पर हमला बोला है। बिहार के पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई और इस वोटिंग को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार बम्पर वोटिंग किसको चोट दे रही है। साथ ही जंगल राज और घुसपैठियों के बाद अब बुर्के पर सवाल उठ रहा है और साथ ही भूरा बाल का भी जिक्र किया गया। आखिरकार इन मुद्दों के पीछे क्या सियासत है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी हैं। सर, जिस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से पहले फेज में भारी मतदान हुआ, ये जो बम्पर वोट है वो किसको चोट दे रहा है? जिसको पसंद करेगी उसको वोट देगी। कोई कैसे बोल सकता है कि किसको जाके वोट दिए? आप किसी के पास अगर इल्म गैब है, नॉलेज ऑफ अनसीन है तो बोल सकता है। तो जितना पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा बहुत अच्छा है। जमहूरियत का ये सेलिब्रेशन का दिन है और बिहार की गरीब आवाम के पास तो उनका हथियार वोट है, तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि हम उम्मीद करते हैं कि सेकंड फेज़ में जो 11 तारीख को मतदान होगा, हम उम्मीद करते हैं कि सीमांचल की जनता जहां से मजलिस के उम्मीदवार लड़ रहे हैं वहां पर 75% पोलिंग हो, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही दूसरे चरण के मतदान को लेकर के प्रचार शुरू हुआ तो जंगल राज और घुसपैठियों के बाद बुर्के पर सवाल उठने लगा। साथ ही भूरा बाल का जिक्र हुआ। भूरा बाल यानी भूमिहार, इसके अलावा आपके जो राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, लाला हैं, इनको लेकर के जो जातीय समीकरण को लेकर के ताना बाना बुना जा रहा है, उसके पीछे की क्या सियासत है? पहली बात तो यह है कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि बिहार में एक जंगल राज था पार्ट 1 जब लालू परिवार के लोग मुख्यमंत्री थे। दूसरा जंगल राज अब नीतीश कुमार के दौर में चल रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी का भी हिस्सा है और तेजस्वी भी यहाँ पर उप मुख्यमंत्री रहे। तो इसमें बराबर नीतीश कुमार, तेजस्वी, नरेंद्र मोदी का भी हिस्सा है, दूसरे जंगल राज में चल रहा है। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था बुरखे का। तो ये तो सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ नफरत की निशानी है। अगर वो जाहिल लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो रिटर्निंग ऑफिसर्स को या प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हैंडबुक देता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि जो महिला पल्लो ओढ़ कर आती है या जो हिजाब ओढ़ कर आती है, बुरखा ओढ़ के आती है, तो उनको कैसे आप बात करेंगे, कैसे चेक करेंगे? तो इसको सिर्फ यही बताना कि बुरखा पहन कर आते हैं, तो ये हमेशा से ऐसी इस तरह की गिरी हुई बात बीजेपी हर चुनाव के वक्त करती है। और
इसको इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो ये समझ रहे हैं कि इस तरह से नफरत और किसी के मान सम्मान के बारे में बात करके वो समझ रहे हैं कि पोलिंग परसेंटेज गिर जाएगा, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। जिस तरीके से आपने जंगल राज की बात की, खास तौर से अगर बात की जाए तो जो बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, उनके ही विधानसभा क्षेत्र में विरोध हुआ, जनता ने उनके गाड़ी पर गोबर भी फेंका। उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जंगल राज बिहार से खत्म करना है और उसके लिए एनडीए को लाना है। तो कहीं ना कहीं जंगल राज को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है बिहार के अंदर। राज तो आप ही का है ना, नरेंद्र मोदी का राज है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, चिराग पासवान हैं, कुशवाहा साहब हैं, मांझी साहब हैं। आपका राज है और आपके राज में सब हो रहा है। देखिए, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो रिकॉर्ड है 2015 से 2023 तक, वो रिकॉर्ड ये बताता है कि हर साल बिहार में 3200 लोगों का मर्डर हुआ है। हर साल 2015 से 2023 तक। और प्रधानमंत्री कट्टा बोलते हैं, यानी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो किसी और पर इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक जंगल राज जब लालू परिवार को मुख्यमंत्री थे, दूसरा ये चल रहा है। अगर बात की जाए तो दूसरे चरण के मतदान को लेकर के खास तौर से जो सीमांचल का इलाका है उस पर सबकी नजर है। आप भी यहां पर लगातार प्रचार कर रहे हैं। क्या उम्मीद है कि इस बार AIMIM को कितनी सीटें बिहार में मिलने वाली हैं? नहीं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पहले से ज़्यादा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमको कामयाबी मिलेगी। हमारे उम्मीदवार MLA मुंतखब होंगे और इसमें सब लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अख्तरुल ईमान साहब, यहाँ पर जितने हमारे यूनिट्स हैं, बूथ प्रेसिडेंट्स हैं, महाराष्ट्र से, हैदराबाद से, दिल्ली से, झारखंड से, जहाँ जहाँ हमारे पार्टी के जिम्मेदार आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और हमको लगता है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठाया कि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर चुनाव को प्रभावित किया गया, उसी तरीके से बिहार के अंदर भी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और SIR के मुद्दे को लेकर के भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए गए। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वो एक दूसरे पार्टी के लीडर हैं, तो उनकी पार्टी उनके बारे में अच्छा जवाब दे सकती है इस सवाल के बारे में। जहाँ तक SIR की बात है, हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट अमूर के MLA अख्तरुल ईमान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है और उन्होंने अपनी विधानसभा के ऐसे 900 वोटर्स का नाम सुप्रीम कोर्ट को बताया जो जिंदा हैं, जीवित हैं, जो ना शिफ्टेड हैं, ना उनका डबल एंट्री है। तो हमने बताया है सुप्रीम कोर्ट को। और SIR के ताल्लुक से भी अब देखना, मतदान के दिन ये पता चलेगा कि कितने लोगों के नाम जो कट गए हैं वो सामने आके बोलते हैं क्या कि हम जिंदा हैं, हम शिफ्टेड नहीं हैं, डबल एंट्री नहीं है हमारा। तो ये यहाँ पर नाम काटे गए सीमांचल में, और उसके बावजूद भी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि सिर्फ 2 घुसपैठी निकले जो मुसलमान नहीं थे। तो ये जो घुसपैठी का इल्ज़ाम प्रधानमंत्री बीजेपी सीमांचल की जनता पर लगाती है, ये इनको बदनाम करने की कोशिश है। जबकि भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया, पिछड़ा इलाका अगर कोई है तो सीमांचल है, उसके बाद लोअर आसाम है। तो यहाँ पर बजाय आप कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलते आपने नहीं खोला, यहाँ पर एम्स खोलते आपने नहीं खोला, यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाते आपने नहीं खोला, पटना के अतराफ में ब्रिजेस बना दिए, यहाँ पर पुल पुलिया का काम नहीं होता, रोड का काम नहीं होता, सैलाब आता है, नदी कटाव की वजह से बच्चे मर जाते हैं, किसानों का नुकसान होता है। पूरे सीमांचल के 4 जिलों में एक गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसलमानों के बच्चे एनीमिक हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमान महिला जो बच्चों को पैदा करती है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है, स्टंटेड है, वेस्टेड है। इन
लिटरेसी रेट यहाँ पर बहुत कम है, सबसे कम है पूरे बिहार में। और पूरे बिहार में 92% मुस्लिम्स 12th का एग्ज़ाम पास नहीं करते। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस है, सिर्फ दिखाने के लिए टीन शेड एस्बेस्टॉस में चल रहा है। तो इस इलाके को आपने क्या किया? आप पूर्णिया एयरपोर्ट मत बताइए, वो तो बरसों की स्ट्रगल के बाद शुरू हुआ। मगर इससे हटकर इंफ्रास्ट्रक्चर में, पुल पुलैया की तामीर में, रोड्स की तामीर में, आवास योजना में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, किसान के खरीदी का उनको रेट मिलने में, बच्चों की मौत को रोकने में, महिलाओं की जान को बचाने में तो तमाम नाकाम साबित हुए। अगर बात की जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि घुसपैठियों का विरोध करने वाले सिर्फ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों का विरोध कर रही है और जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि एसआईआर का विरोध करने वाले दरअसल घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बात बताइए, देश का प्रधानमंत्री कौन है? सीमांचल का बेटा है। देश का गृह मंत्री कोई सीमांचल की बेटी है। पटना में बिहार का मुख्यमंत्री कोई सीमांचल का बेटा बैठा हुआ है। सीमा सुरक्षा बल मेरे पास है या आपके पास है? बीएसएफ किसके पास है? केंद्र की सरकार आपकी है, प्रदेश की सरकार आपकी है, डीजीपी आप अपॉइंट करते हैं, पुलिस, सब चीज आपका है। अगर यहां पर कोई घुसपैठी आ रहा है तो आप रोकते क्यों नहीं उनको? और दूसरी बात यह है, जब इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर किया तो आपने कितने नाम बताए इलेक्शन कमीशन को? बताओ कि सीमांचल में आप एक शेरशाहवादी बरादरी को, यहाँ की जनता को सीमांचल की बदनाम करने के लिए बुरा इल्ज़ाम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? एक तो आपकी नफरत है, तासुब है, फिरका परस्ती है, और दूसरा आपका दिखाने कुछ नहीं है सीमांचल में आपके पास। हर चीज़ पटना और राजगीर, वो आप दरभंगा में, भागलपुर में बनती है, हर चीज़ वहीं पर होता है। इस इलाके में क्या हो रहा है बताइए? तो उसको छुपाने के लिए अपनी नफरत को सामने करते हैं और दूसरा ये झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से बार बार विपक्ष खास तौर से बिहार के अंदर ये सवाल खड़े कर रहा है, महागठबंधन की बात कर रहा हूं, कि आपको बीजेपी का बी टीम बताती है और इसको लेकर के हर मंच से ये सवाल खड़े किए जाते हैं, तो उनके उन सवालों का आप क्या जवाब देंगे? नहीं, बेवकूफ़ हैं वो लोग, अक्ल नहीं है उनको, उनके दिमाग में क्या नफरत भरी हुई है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आया तो किसको वोट दिए? उससे पहले जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, महात्मा गांधी के पोते लड़े थे, किसको वोट दिए? प्रेसिडेंट का इलेक्शन आया, किसको वोट दिए? 2014 से 2025 तक पार्लियामेंट में जितने कानून नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर आई है, उसका विरोध और उसका अपोजिशन और उस पर वोटिंग का डिमांड करना हमने किया। सवाल यह है कि एम वाई कॉम्बिनेशन की बात राजद करती है, तो एम का काम सिर्फ दरी बिछाना और वोट डालकर सो जाना, और जब एम बोलता है कि मैं खड़े होकर मैं नेता बनूंगा, लीडरशिप बनाऊंगा, तो वाई के जो सबसे बड़े नेता हैं लालू जी, उनका परिवार, उनका बेटा, उनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। एम वाई का मतलब तो ये नहीं है कि सिर्फ आप वोट देते रहेंगे, हम ये कह रहे हैं कि वोट लेने वाले बनो, और हर बार ये बोलना है कि सरकार बदलना है, सरकार बदलना है। 2004 से राजद पावर में आई, खुद के ताकत पर नहीं आई। चाचा भतीजा बोला आपने, फिर गिर गए, बीजेपी आ गई। पिछले बार फिर आए, फिर मिले, फिर गिर गए, बीजेपी आ गई। तो हम ये कह रहे हैं कि सरकार बदलना है, मगर सबसे बड़ा काम यह है कि हालात को बदलना, सीमांचल को बदलना और बीजेपी को रोकना है बराबर। ये लोग बीजेपी को रोक ही नहीं पा रहे हैं। 3 बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, किसका रोल रहा इसमें? तुमने क्या किया बताओ? 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, तुमने क्या किया बताओ बीजेपी के साथ? तुम मुख्यमंत्री 4 बार बन गए, तुमने क्या किया सीमांचल के लिए, मुसलमानों के लिए क्या किया? 17% मुसलमान हैं बिहार में, 14% यादव हैं। आप 36% यादव को टिकट देते और मुसलमान को हाथ में लॉलीपॉप देते आप।
और जो 3.5% की मल्ला बरादरी है, मुकेश सहनी साहब कहते हैं उप मुख्यमंत्री बन जाएगा। 3.5% का उप मुख्यमंत्री, 17% का काम दरी बिछाना, और तुम्हारे वालिद और आपकी माँ को मुख्यमंत्री बनाया। अब आपको बनाना, फिर आपके बाद आपके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, क्या ये सामाजिक न्याय की बात हमको समझ में नहीं आती। ये तो सिर्फ गुलामी की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात नहीं कर रहे। तो चाहे ओवैसी हो, महागठबंधन हो या फिर एनडीए, सबकी निगाहें अब दूसरे दौर की लड़ाई में सीमांचल पर हैं, क्योंकि 24 सीटों वाले सीमांचल को बिहार की सत्ता का रास्ता कहा जाता है। और इस रास्ते को तय करने के लिए अब दोनों ही गठबंधनों के बड़े बड़े नेताओं ने कैंप लगा दिया है। आखिर बिहार विजय के लिए सीमांचल इतना जरूरी क्यों है, यहां सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, वो इस रिपोर्ट से समझिए। जिस सीमांचल में भर भरा कर आती भीड़ को देखकर मोदी गदगद हैं। ये दृश्य अपने आप में चुनाव का नतीजा क्या होगा, ये डंके की चोट पर साफ कर देता है। उसी सीमांचल में तेजस्वी यादव भी फुल कॉन्फिडेंट में चल रहे हैं। नौकरी चाहिए तो क्या करना होगा? चुपचाप लालटेन पर बटन दबाइए। और उसी सीमांचल को जीतने के लिए असदुद्दीन ओवैसी तो मरने तक के लिए तैयार हैं। ये बॉल कब मारना, मैं तैयार हूं सीमांचल के लिए मरने के लिए। आज उसी सीमांचल में बीजेपी के चाणक्य ने रोड शो करके बीजेपी की जीत का रोड मैप तैयार कर दिया। हम बहुत अच्छे से 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटों के साथ जीतने जा रहे हैं, और सीट जीतने का हमारा मार्जिन भी बहुत बड़ा होने वाला है। दूसरे चरण के रण में सीमांचल पर सबकी नजर है, क्योंकि सत्ता का रास्ता सीमांचल से होकर ही गुजरता है। बिहार का सीमांचल इलाका पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, जिसके 4 जिले किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया आते हैं। इन 4 जिलों में विधानसभा की कुल 24 सीटें हैं, जो सरकार बनाने के लिए अहम हैं। इसलिए एनडीए और महागठबंधन दोनों सीमांचल में पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो बीजेपी के लिए है, क्योंकि सीमांचल के चारों जिलों की सियासत जाति और धार्मिक समीकरणों पर चलती है। सीमांचल के किशनगंज में 67% मुस्लिम, कटिहार में 42%, अररिया में 41% और पूर्णिया में 37% मुस्लिम आबादी है। बीजेपी खुद कहती है कि मुस्लिम उसे वोट नहीं करते, लेकिन मोदी जानते हैं कि उन्हें सीमांचल में वोट कैसे हासिल करने हैं। यहाँ एक खतरनाक साजिश चल रही है। ये साजिश घुसपैठ की है। अररिया हो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो या कटिहार, हर जगह ये कोशिश हुई कि यहाँ की आबादी का संतुलन बदल दिया जाए। कुछ वोट पाने के लिए आरजेडी और कांग्रेस बिहार को खतरे में डाल रहे हैं। आपके बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। पिछले चुनाव में सीमांचल की 8 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन इस बार बीजेपी का टारगेट बड़ा है। इसलिए बीजेपी ने बहुत पहले ही सीमांचल जीतने का प्लान एक्टिव कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने बिहार में जिन 12,000 कमजोर बूथों की पहचान की थी, उनमें ज्यादातर सीमांचल के बूथ थे। इन बूथों पर मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 60 से 70% तक है। बीजेपी इन इलाकों में संगठित और गुपचुप तरीके से वोटर्स से संवाद कर रही है। बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चे के कार्यकर्ता डोर टू डोर मतदाताओं को जोड़ने में लगे हैं, जिसे पुश करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर में पूर्णिया एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने के साथ साथ करीब 40,000 करोड़ रुपए की विकास योजना का शिलान्यास उद्घाटन कर चुके हैं। चुनाव जीते हैं, लास्ट टाइम भी हम लीड में थे और इस साल और अच्छे से। जहां तक सीमांचल का सवाल है, यहाँ पर घुसपैठिया बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार की जनता तय करेगी। पहले चरण में सुपड़ा साफ हुआ है और सीमांचल में और सुपड़ा साफ होगा। हम 2/3 से ज्यादा बहुमत से जीतेंगे, 160 से ज्यादा। बीजेपी तो सीमांचल में जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, लेकिन उसे ओवैसी से भी उम्मीद होगी, क्योंकि पिछले चुनाव में सीमांचल की 24 में से 12 सीटें एनडीए ने जीती थी। महागठबंधन को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 5 सीटें जीतकर सीमांचल में जबरदस्त एंट्री मारी थी। ओवैसी ने जो 5 सीटें जीती थी, उस पर आरजेडी और कांग्रेस की हार हुई थी।
और इस बार के चुनाव में भी ऐसा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओवैसी इस बार भी पूरे जोर शोर से तेजस्वी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने में जुटे हुए हैं। तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी चरमपंथी है, दहशतगर्द है। हम तेजस्वी को बोलेंगे, बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है, नहीं सुनिए, हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं। अब अगले चरण की वोटिंग में तय होगा कि ओवैसी किसका खेल बिगाड़ेंगे, क्योंकि इस बार तो जन स्वराज पार्टी ने भी सीमांचल में ताल ठोक दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों पार्टियां किसकी बी टीम साबित होती हैं। और बड़ी खबर आ रही है, बिहार चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। इस बार महिला नहीं, युवा और प्रवासी ही फैक्टर हैं। प्रशांत किशोर ने यह दावा किया है। वोट चोरी के नाम पर लोगों को हाईजैक किया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया है, बिहार की जनता को वोट चोरी से कोई लेने देना नहीं है। प्रवासी मजदूर एनडीए को वोट नहीं कर रहा है, प्रशांत किशोर का यह भी कहना है। पीएम के पास कहने को कुछ नहीं है, आरजेडी का डर दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी जन स्वराज पार्टी इस बार त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, दावा यह करते हुए कि प्रवासी वोटर जो हैं यहां बड़ा फैक्टर बने हैं और ये प्रवासी वोटर एनडीए को वोट नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने महिला नहीं बल्कि युवा और प्रवासी को अहम फैक्टर बताया है। इतनी बड़ी संख्या में जो पोलिंग हुई है, ये दिखाता है कि बिहार में बदलाव बिल्कुल होने जा रहा है निश्चित तौर पर। पीछे कई दशकों से जो एनडीए है, भाजपा है, नीतीश भाजपा है, ये लोग का सबसे बेहतर वोट लेने का तरीका रहा है कि लालू जी का डर दिखाओ, जंगल राज का डर दिखाओ और वोट ले लो, ताकि लोग ये कहें कि भाई काम हुआ ना हुआ हो, कम से कम जंगल राज तो वापस नहीं आना चाहिए। लेकिन इस बार वो स्थिति बदली हुई है। प्राइम मिनिस्टर ये जो कह रहे हैं वो शायद उनको जमीनी हकीकत इतना पता नहीं चल रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं आना चाहिए तो लोग कह रहे हैं ठीक है नहीं आना चाहिए, लेकिन आप क्यों आना चाहिए? जनसुराज आना चाहिए। और बिहार में इस बार चुनाव में महिला एक्स फैक्टर नहीं है, बिहार का युवा एक्स फैक्टर है, बिहार का प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है, क्योंकि वो अपने घर की महिला को बता रहा है कि वोट इस बार किसको देना है। 10,000 रुपये के लालच में अगले 5 साल का भविष्य नहीं बेचना है। तो नीतीश कुमार का ये दाव उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि लोग पैसा तो लिए हैं लेकिन उनके कहने पर वोट नहीं देंगे। और अब बात करते हैं तेज प्रताप यादव की, जिन्होंने अपने भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। नाराजगी इतनी ज्यादा है कि अब तेज प्रताप की आंखों में हरा गमछा भी चुभने लगा है। बिहार के गया जी में जनसभा के वक्त जब तेज प्रताप ने एक शख्स के गले में हरा गमछा देखा तो भड़क गए और कहा कि हमारी जनसभा में जयचंद की पार्टी वाले कई बहरूपिये घूम रहे हैं। जयचंदवा का पार्टी का यहाँ हरा वाला घूम रहा है। देखिए हरा पार्टी, यही सब पार्टियां वाला हमको बाहर किया घर वाला। उतारो गमछा, उतारो ये गमछा को, गमछा उतारो, यहाँ उतारिए, यहाँ जनशक्ति जनता दल का उतारिए गमछा, उतारिए, नहीं तो सिपाही उतार देगा। उतारिए हरा गमछा, यहाँ हरा गमछा नहीं चलेगा, कृष्ण भगवान का पीला गमछा चलेगा। हरे हरा नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हटाते हो कि नहीं हटाते? ऐसी भाई पकड़ो तो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो। जयचंदवा का पार्टी है, बहरूपिया का पार्टी है, जानते उनसे कुछ है ये नहीं, सीधे डाल दिया, चल दिया मुंह उठा के। तो देखिए, जब तक तेज प्रताप यादव आरजेडी में थे, खुद को तेजस्वी यादव खुद को अर्जुन और उनको अपने आप को तेज प्रताप यादव कृष्ण बताते थे। कहते नहीं थकते थे कि वही तेजस्वी को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाएंगे। लेकिन सियासी राहें जुदा होने के बाद बिहार के रण में अकेले खड़े तेज प्रताप ने ऐलान किया है कि वो उसी को समर्थन देंगे जिसकी सरकार बनेगी, चाहे वो एनडीए ही क्यों ना हो। क्या बिहार चुनाव में इस बार महागठबंधन बाजी मारेगा या बिहार में फिर से एनडीए की वापसी होगी? इस सवाल का जवाब 14 नवंबर को पता चलेगा, जिस दिन बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन ईवीएम खुलने से एक हफ्ते पहले ही लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। आज तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया है कि बिहार की जनता जिसे भी सत्ता सौंपे वो उसी के साथ चल पड़ेंगे। 14 को बदलाव होगा, संपूर्ण बदलाव होगा, जो रोजगार देगा, जो पलायन को रोकेगा और जो मुद्दे की बात करेगा।
मैं उसके साथ मैं उसका समर्थन देने का काम करूँगा, चाहे कोई भी हो। इस बीच आज पटना एयरपोर्ट से आई एक तस्वीर भी सुर्खियों में है, जहां प्रचार के लिए जाते वक्त बीजेपी सांसद रवि किशन और तेज प्रताप यादव की मुलाकात हो गई। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा है, सीधे दिल से इनकर मुंह पे पड़ता। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे है। लेकिन बिहार में सियासी गलियारों में अब ये चर्चा तेज है कि क्या तेज प्रताप उस बीजेपी से हाथ मिलाएंगे जो उनके पिता लालू यादव की सबसे बड़ी सियासी दुश्मन है। हालांकि आरजेडी के सहयोगी का मानना है कि तेज प्रताप यादव किसी भी हाल में बीजेपी और आरएसएस से हाथ नहीं मिलाएंगे। उनकी जो परवरिश है, उनके वालिद मोहतरम आदरणीय लालू जी कर्पूरी ठाकुर और मंडल की विरासत के नेता है, तो हमें ये तो मालूम है कि बीजेपी आरएसएस को कभी समर्थन नहीं करेंगे। तेज प्रताप यादव का बयान ऐसे समय पर आया है जब पहले चरण के चुनाव में हाई रिकॉर्ड वोटिंग के बाद एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से बम्पर जीत के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि 2 हफ्ते पहले ही एबीपी न्यूज से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी के साथ नहीं जाने की कसम खाई थी। अरे हम तो गीता में कसम खा लिए हैं, भगवत गीता में, कि मैं मरना कबूल करूंगा लेकिन आरजेडी में कभी वापस नहीं जाऊंगा। दरअसल पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप अपनी पार्टी जेजेडी बनाकर अकेले ही चुनाव लड़ रहे हैं। तेज प्रताप ने कुल 48 उम्मीदवार उतार रखे हैं। वैसे तेज प्रताप की खुद की सीट महुआ त्रिकोणीय लड़ाई में फंसी हुई है। तो देखिए, बिहार में दूसरे दौर के लिए सभी पार्टियां अपने अपने दांव चल रही है। चुनावी रणनीति के तहत फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं और बीजेपी ने जहां घुसपैठिया, बुर्का, मंदिर जैसे मुद्दों को हवा दी है, वहीं महागठबंधन सरकार की नाकामियों को मुद्दा बना रहा है। जनसभाओं के अलावा सोशल मीडिया पर भी सियासी युद्ध जारी है। आज फिर एनडीए की तरफ से महागठबंधन पर चुटकी ली गई है। जनता दल यूनाइटेड ने 6 दिन बाद नीतीश सरकार रिपीट होने का दावा किया। वहीं बिहार बीजेपी ने पोस्ट कर लिखा कि मतदान के दूसरे चरण में भी भ्रष्टाचारियों को मसलने के लिए तैयार है बिहार। 14 नवंबर को फिर से आ रही है सुशासन वाली एनडीए सरकार। तो एक और जहां चुनाव प्रचार मैदान पर किया जा रहा है, वहीं सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त लड़ाई लड़ी जा रही है और जेडीयू और बीजेपी दोनों ने बड़ा हमला बोला है आरजेडी पर और महागठबंधन पर। दावा यह किया है कि 6 दिन बाद फिर से नीतीश सरकार आ रही है। बिहार के प्रचार युद्ध में राहुल गांधी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। एनडीए पर जमकर निशाना साध रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा उछाल रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। उस प्रहार को जारी रखते हुए शुक्रवार को उन्होंने भागलपुर में जनसभा में हुंकार भरी और एक बार फिर जेनजी का जिक्र किया और कहा कि बिहार की जनता और बिहार के जेनजी बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। मैं गारंटी करके आपको कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। और मैं आपको कह रहा हूं और सबूत के साथ हमने कहा कि लोकसभा में इन्होंने चोरी की, महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की और अब इनकी पूरी कोशिश है कि ये बिहार का चुनाव भी चोरी करके ले जाएं। बिहार में लाखों कांग्रेस और महागठबंधन के वोटरों का नाम काटा गया है, नए वोटर जोड़े गए हैं। हमें आखिरी मिनट तक वोटर लिस्ट नहीं मिलती। तो भाइयों और बहनों, ये बिहार की जनता को नहीं समझे। हरियाणा का चुनाव चोरी हो गया, मगर बिहार की जनता, बिहार का युवा, बिहार का जनरेशन जी यहां पे वोट चोरी नहीं होने देगा। वहीं राहुल गांधी के जेनजी वाले दांव पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल के बयान पर पलटवार किया। निशिकांत ने ट्वीट कर कहा कि राहुल जी, यहां जेनजी इटली के आपके परिवार की संपत्ति की कब्र खोदेगा, अब ये जेनजी आपको भारत से खदेड़ेगा। उधर धर्मेंद्र प्रधान ने भी राहुल पर तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी को बिहार के बौ की भी समझ नहीं है, इसलिए चुनाव के बीच कुछ भी गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जा रहे हैं।
उनके बयानों का खामियाजा महागठबंधन के उनके साथी दलों को उठाना पड़ता है। बिहार और बिहार के मेहनती लोगों पर कुछ भी बोलने से पहले राहुल गांधी को अपने अतीत में झांकना चाहिए। तो राहुल के जेंजी वाले बयान पर सियासी जंग छिड़ गई है। बिहार चुनाव को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार तेज हो गया है। कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगा रही है और बीजेपी की ओर से आईना दिखाने का दावा किया जा रहा है। राहुल जी ने, तेजस्वी जी ने और तमाम अपोजिशन ने जो वोट का अधिकार रैली किया या वोट चोरी के खिलाफ जो यात्रा निकाली, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि इस वोट चोरी को कैसे रोका जाए और लोगों को कैसे सतर्क किया जाए। कहने के लिए कुछ नहीं है, तो वही करेंगे। 20 साल पहले जंगल राज था तो कट्टा थमा देंगे, तो मतलब लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अरे भाई, आपकी सरकार 20 साल से है, कानून व्यवस्था आपने क्यों नहीं ठीक किया? एनडीए सरकार और मजबूती से वापसी करने जा रही है। एनडीए की आंधी चल रही है, ना कोई धूल ना कोई आंधी। कांग्रेस डुबाया, उधार का गांधी। इसी तरह तेजस्वी परिवार भी डुबा दिए, पार्टी भी डुबा दी है। ये अपनी हार का नैरेटिव बनाने के लिए कि मेरे कारण हार नहीं हो रही है, ये वोट चोरी लाते हैं, कभी ईवीएम लाते हैं, कभी कुछ लाते हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़। और बड़ी खबर आ रही है, एनडीए पर आरजेडी के खेसारी लाल यादव का बड़ा हमला। एनडीए नेताओं को हम पागल घोषित कर देंगे। खेसारी लाल यादव ने कहा कि एनडीए वालों की भाषा खराब होती जा रही है। मैं धर्म विरोधी नहीं, ये वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। तेज प्रताप यादव के तंज खेसारी लाल यादव ने जवाब दिया कि वो हमारे बड़े भाई किसी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। तो खेसारी लाल यादव, जिनके बयानों को लेकर के काफी विवाद भी हो रहा है और उनके ऊपर दूसरे भोजपुरी सुपरस्टार्स लगातार अटैक कर रहे हैं, अब खेसारी लाल यादव ने कहा कि एनडीए नेताओं को हम पागल घोषित कर देंगे क्योंकि इनकी भाषा खराब होती जा रही है। हालांकि उन्होंने राम मंदिर को लेकर के दिए गए अपने बयान पर यह भी दावा किया है कि मैं धर्म विरोधी नहीं हूं, मैं वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल करने के खिलाफ हूं। बात बताएं, मैं गरीब का बेटा हूं, मेरे पास औकात नहीं थी कि मैं ग्रेजुएशन कर सकूं। वो अमीर के बेटा थे, वो तो पीएचडी भी कर सकते हैं। मैं गरीब से पैदा हुआ हूं और मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। इनका भाषा नहीं देख रहे हैं, रेत तो कार पे आ गए हैं खेसारी को बोलने के लिए। मैं इनको रेतोकार नहीं करूंगा क्योंकि मैं संस्कारिक बेटा हूं और संस्कारिक माँ बाप का बेटा हूं, तो मेरे अंदर कभी सलीलता ऐसी नहीं होगी। बिहार की सियासी जंग में वार पलटवार का जो खेल जारी है, उसमें एक नई कड़ी जुड़ गई है और वो है एक अनोखी प्रदर्शनी जो जेडीयू, एमएलसी और पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपने सरकारी आवाज पर लगाई है। इस प्रदर्शनी में लालू और राबड़ी राज पर हुए जो आरोप थे, जो देते रहे हैं, उसके तस्वीरों और अखबारों में छपी खबरों की कॉपी लगाई गई है। और ये देखिए, उसी प्रदर्शनी की तस्वीर है। आरजेडी पर एक बार फिर जंगल राज वाला वार किया गया है। दरअसल 1990 से लेकर 2005 तक लालू और राबड़ी का शासन रहा था और कानून व्यवस्था को लेकर के स्थिति उस वक्त खराब रही थी और अखबारों की बाकायदा कतरन जो है यहां पर लगाई गई है और इसकी एक एग्जीबिशन यहां पर लगाया गया है, प्रदर्शनी लगाई गई है नीरज कुमार की ओर से। माननीय लालू प्रसाद जी चुनावी प्रचार में निकले अस्वस्थता के कारण के बावजूद, तो लालू जी का तो वो खौफनाक मंजर दिखाना ही था। चूंकि आप रितलाल यादव के प्रचार में निकले, ये युवराज हैं, इनका हाल देख लीजिए, हाथ में हथकड़ी है और तेजस्वी यादव प्रचार कर रहे हैं इसका। बेउर जेल से जाकर के कोडरमा में राजद का प्रत्याशी बनाया। क्या राजनीति ऐसे ही लोगों के लिए है? तो हमने ये दिखाया है कि हम कहते थे तो मिर्ची लगती थी, लेकिन मीडिया गलत नहीं हो सकता, ये चित्र गलत नहीं हो सकता है। बिहार में आतंक राज था, डीजीपी आत्मसमर्पण कर दिए थे। उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री के मुंह को बंद कर दिया जाता था। राबड़ी देवी जी को कहा जाता था कि नहीं बोलना है, वह कहती थी सारा मिनिस्टर करप्ट है, मैं रिजाइन कर दूंगी। यह हालात था उस लालूवाद का खौफनाक मंजर। तो लालूवाद पर गर्व है या शर्म है, ये तेजस्वी यादव बताएं।